नाज़रीन, बिज़नेस होराइज़न में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। जैसा कि जाने से पहले मैंने आपसे बात की थी कि जब लौट कर आऊँगा तो मेरे साथ मौजूद होंगे अब्दुल रहमान अमजद साहब, जो कि रॉयल न्यूज़ से आपका ताल्लुक़ है, रिसर्चर हैं, रिसर्च करने वाला बंदा। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हर छोटी बड़ी बात पर बड़ी गहरी नज़र रखता है। कुछ इसी तरह का सिलसिला है रहमान साहब का भी। रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ ये जो ओवरऑल सूरत हाल है, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और इनके हवाले से जो हमें फ़ायदा हो सकता है या अभी तक फ़ायदा हो रहा है, उस हवाले से हम इनकी राय जानना चाहेंगे, किस तरह से ये इन सारे सिनेरियोज़ को लेते हैं। सो मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगा रहमान साहब आपको स्टूडियो में, आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू। अच्छा रहमान साहब, ये बताइएगा सबसे पहले, आज हम बात कर रहे हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो कि वहाँ से ज़र मुबादला भेजते हैं, तो पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बड़ी सॉलिड जो है एक सपोर्ट मिल जाती है। बिल्कुल, उस हवाले से बात करना चाहूँगा। सर ये बताइएगा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र समाजी और मुआशी तरक्की और गुर्बत के ख़ात्मे के लिए क्या किरदार अदा करते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो ये है, मुज़म्मिल के जो तरसीलात ज़र होती हैं वो बेसिकली आपके पास किसी भी इकॉनमी के अंदर सही डॉलर कमाने के दो बड़े जरिए होते हैं। सबसे बड़ा जरिया आपका होता है कि आप एक्सपोर्ट्स करें और आपको उसके बदले में डॉलर्स मिलते हैं। ठीक है। दूसरा जरिया ये होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो हमारी तरह तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनके लोग जब दूसरे बड़े ममालिक में जाते हैं, अमीर ममालिक में, वहां से डॉलर की जरूरत में अपनी सेविंग्स भेजते हैं, वो रेमिटेंसी तरसीलात ज़र कहलाती हैं। वो दूसरा तरीका ये है। पाकिस्तान की अगर हम एक जनरल व्यू लें एक इकोनॉमी के ऊपर, तो पाकिस्तान के अंदर हमने लास्ट ईयर 25 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की और हमें तकरीबन 12 बिलियन डॉलर की तरसीलात ज़र आई, जिसकी वजह से हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है कुछ हद तक, टोटली तो नहीं लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो हमने कवर कर लिया। अब इसी तरह अगर ये तो हमारा मुल्की सिनेरियो हुआ जिसका हमने डिस्कस भी किया था। अब हम आते हैं कि लोगों की जिंदगियों पर इसके असरात कैसे होते हैं। जब हम इसको लोगों की जिंदगियों पे लेके आते हैं, देखें एक तो मुल्क को पैसा मिला डॉलर की सूरत में, हुकूमत ने वो पैसा ट्रांसफर करना होता है आगे रुपीज में। जब वो लोगों के पास, उनके जो लवाहिकीन थे उनके पास ये पैसा मिला तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ, लोगों ने अपनी सेविंग्स की, उन्होंने रियल एस्टेट के अंदर यानी कि ज़मीन खरीदी, वो ज़रूरी ज़मीन हो या शहरों के अंदर मकानात हों हमारे, उसके साथ साथ लोगों के एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बढ़ गए, हेल्थ के स्टैंडर्ड बढ़ गए और इसके साथ साथ लोगों ने बैंक्स के अंदर अपनी सेविंग्स भी इंक्रीज की, जिसकी वजह से हमारे बैंक्स के अंदर जो रुपए की आमद थी, जो रुपए की अवेलेबिलिटी, उसमें इजाफा हुआ। और ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है कि जिस भी मुल्क के अंदर उसका रेमिटेंसीज यानी तरसीलात ज़र के अंदर 10% इंक्रीज आती है, तो वो तरसीलात ज़र उस मुल्क के अंदर पॉवर्टी यानी कि जो गुर्बत होती है उसके अंदर 1.2% डिक्रीज लाती है। यानी कि पाकिस्तान ने इस साल अगर 19.5% के करीब पाकिस्तान की जो तरसीलात ज़र बढ़ी हैं, तो ये पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी जो है उसके अंदर 2% तक गुर्बत यानी कि जो गुर्बत है उसको 2% तक कमी वाक़ई होगी। उन लवाहिकीन जो है 70 लाख पाकिस्तानी बाहर रहता है, अगर हर पाकिस्तानी के पीछे 5 लोग भी आप लगाएं तो आपके तकरीबन आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो जो तमाम के तमाम लोग थे, वो तमाम के तमाम लोग जो गुर्बत किसी जमाने में गुर्बत की लकीर के ऊपर या उससे नीचे या उसके मुनासिब थे, वो उससे कहीं ऊपर आ चुके हैं और उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो जो हम सबसे गुर्बत की लकीर से नीचे बसने वाले लोग था उनसे कम से कम डबल हो चुका है। जी तो ये बताइएगा, ये जो 19.5% जो है तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है, क्या ये मुस्तकबिल में भी ये रुझान बरकरार रहेगा? या देखिए मुज़म्मिल, सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ नागहानी वाक़यात ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला की ज़ात जो है नेमत में बदल दिया करती है। 9/11 का वाक़या हुआ, आप उस वक्त के हमारे तरसीलात देख लें कि 1.2-1.5 बिलियन के करीब हम लोग जा रहे थे, ठीक है। उस वाक़े के बाद लोग जो बैरून मुल्क में अपनी सेविंग्स रखते थे उनकी मेंटालिटी चेंज हुई। उन्होंने समझा कि हम चूंकि यहाँ पर सेटल्ड हैं, कोई पता नहीं है हुकूमत हमें किस वक्त इस मुल्क से निकाल बाहर करें, उन्होंने मुनासिब समझा कि बजाय हम किसी गैर मुल्क में अपनी सेविंग्स को सेव रखें, उन्होंने कहा क्यों ना हम अपने ही मुल्क के अंदर अपनी सेविंग को किसी काम में लगा दें। ये ट्रेंड चेंज हुआ। अब वो देखिए हमारी तरसीलात ज़र थी जो 1.5 बिलियन 2 बिलियन डॉलर से बड़ी नहीं थी, वो इस वक्त 3.5 से 13 बिलियन डॉलर को टच करने के करीब है। हाँ, अब बात ये आती है हम इस ट्रेंड को कायम रख सकते हैं कि नहीं। देखिए मेंटालिटी हालात के साथ बदल जाती है। अब चूंकि इंटरनेशनल सिनेरियो डिफरेंट था, टेररिज्म के खिलाफ जो वार थी वो चल रही थी, लोग उसमें मजबूर हैं, लेकिन 2014 के बाद जब हमारा अफगानिस्तान के अंदर से अमेरिका विड्रॉ कर जाएगा तो शायद हमारा ये ट्रेंड ना रहे, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। मैं बताता चलो मुजम्मिल, पाकिस्तानी को 70 लाख के करीब पाकिस्तानी जो है वो बैरून मुल्क में सेटल्ड हैं, ठीक है। अब जो बैरून मुल्क सेटल्ड है उनके पास सेविंग्स अभी भी एक बड़ी अमाउंट जिसकी तकरीबन मालियत को 400 बिलियन डॉलर्स बनती है। 400 बिलियन डॉलर्स यानी कि जो हमारी
टोटल जीडीपी से तकरीबन 3 गुना ज्यादा अमाउंट जो है उन पाकिस्तानी के पास अब भी उनके बैंक्स के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट की सूरत में पड़ी है। अब ये हमारी हुकूमतों का काम है कि हम उस $400 बिलियन को किस तरह उन लोगों की जेबों से पाकिस्तान के स्टेट बैंक की जेब में ला सकते हैं। उसके लिए हुकूमत को करना ही है कि उनको फैसिलिटेट करे, उनके पास जो उनको जो तहफुजात हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने से या अपनी सेविंग को यहां लाने पे हुकूमत का काम है कि उन तहफुजात को दूर करे ताकि वो $400 बिलियन की कसीर रकम पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर दे। सही सही सही। सर ये बताइएगा, ये पाकिस्तान से तालीम याफ्ता हुनरमंद अफराद जो हैं जा रहे हैं बाहर, ये तो एक तरह से पॉजिटिव साइन भी हम देख रहे हैं, लेकिन ये ब्रेन ड्रेन नेगेटिव इंपैक्ट नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान पे आने वाले वक्त में? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है तो आपके पास एटलीस्ट लोग तो है ना जो ट्रेंड हैं, आप उनको कभी भी अच्छी सैलरी ऑफर करके वापस बुला सकते हैं। जैसे HEC के केस में हुआ क्या, पाकिस्तान से प्रोफेसर, पाकिस्तान से लड़के अपनी कैपेसिटी के ऊपर पढ़ के गए, उन्हें अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, वो वहीं पर लेक्चरर्स, वहीं पर प्रोफेसर लग गए। हुआ क्या, पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी लीडरशिप सिर्फ HEC के अंदर आई, डॉक्टर अताउर रहमान ने उनको अच्छी 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख तक की सैलरीज ऑफर की, तो उन लोगों ने बासानी वो जॉब्स को खैराबाद कहा, वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं। ब्रेन ड्रेन का नो डाउट एक किसी भी इकोनॉमी के ऊपर असर होता है, लेकिन इसका देखें, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं वो बजाय बेरोजगार रहें, वो इकोनॉमी के ऊपर बर्डन हो, क्यों ना वो बाहर के ममालिक में जाएं, वहां पे जाके पैसा कमाएं और अपने मुल्क में पैसा भेजें। आप फिलिपाइन की मिसाल ले लीजिए, फिलिपाइन के अंदर क्या हुआ कि फिलिपाइन की गवर्नमेंट ने देखा कि हमारी जो खवातीन हैं उनके पास जो आर्ट है, जिसका जो समझ टेक्निकल उनके पास फैसिलिटी है वो कम है, उन्होंने अपनी खवातीन की अक्सरियत को नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर ट्रेन किया, उन्होंने पूरा गल्फ भर दिया, उन्होंने पूरे आप कह सकते हैं यूरोप के अक्सरियती हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आप जाएं तो आपको फिलिपाइन की नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ मिलेगा। आप देखिए फिलिपाइन का जो रेमिटेंसीज हैं वो पाकिस्तान से 3 टाइम्स ज्यादा है। उसकी बड़ी वजह सिर्फ उनका मेडिकल सेक्टर है जिसने अपने लोग बाहर भेजे, उन्होंने रेमिटेंसीज उनके ममालिक में भेजा और उनकी इकोनॉमी टर्न अराउंड होगी। जी अच्छा ये बताइएगा कि अगर ये चीज़ हमारे लिए सपोर्टेबल है, लाइक तरसीलात ज़र की बदौलत हमारे मुल्क की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको सपोर्ट मिल सकती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मदद मिल सकती है, तो वो ऐसे कौन सी फील्ड्स हैं, वो ऐसे कौन से शोबे हैं जिनमें नौजवानों को तालीम और तरबियत दे के हुनर सिखा के जो है बाहर भेजा जा सकता है? देखिए मुज़म्मिल, जो बड़े बड़े शोबे किए जाते हैं, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं हलाल की इंडस्ट्री। दुनिया भर में जो हलाल फूड और हलाल आइटम्स की है, जो मुसलमान खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मुसलमान बहुत कॉन्शियस होता है, वो $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, $3 खरब की। अब उसके अंदर आप ये देखें जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जो दुनिया भर में हलाल फूड, हलाल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो टॉप 10 सारे के सारे गैर मुस्लिम हैं। यहाँ पर जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान उस $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री में सिर्फ 2% अगर गेन कर ले तो ये $6 बिलियन बनता है। इसी तरह उसके बाद इस्लामिक बैंकिंग आती है। इस्लामिक बैंकिंग, दुनिया भर की बैंकिंग जो है वो डिक्लाइन में है, जबकि वाहिद इस्लामिक बैंकिंग है वो इवन यूरोप आपको ले लें, यूरोप में भी इस्लामिक बैंकिंग बूम पे जा रही है और पाकिस्तान जो है दुनिया भर में इस्लामिक बैंकिंग के अंदर ग्रोथ करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। तो इस्लामिक बैंकिंग जो है वो उसके अंदर 30,000 के करीब 30,000 जो है एक्सपर्ट्स की जरूरत है सिर्फ गल्फ के अंदर जो हमारे इस्लामिक बैंकिंग की कंट्रीज हैं। इसी तरह को 60 से 70 हजार अफराद की सिर्फ यूरोप के अंदर जरूरत है जो इस्लामिक बैंकिंग के एक्सपर्ट्स हों। इस वक्त ये प्रॉब्लम थी कि कन्वेंशनल बैंकिंग जो आम बैंकिंग सूदी निजाम था उसके लोगों को उठा के इस्लामिक बैंकिंग में डाल दिया गया है। इस्लामिक बैंकिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कमी है, इसी के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है दुनिया भर में। हमें जरूरत है कि हम लोग जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो लड़के या लड़कियां जो बच्चियां किसी वजह से प्री मेडिकल में दाखला नहीं ले पाते, डॉक्टर्स नहीं बन पाते, तो हम उनको पैरामेडिकल की जो तमाम नर्सिस की जो ट्रेनिंग है वो दे, उनको बाहर भेजो, हमारे फिलिपाइन की तरह हमारे रेमिटेंसीज का जरिया बन जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। इन दी एंड मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनकी तरसीलात ज़र के एवज़ क्या चीज़ ऑफर करे कि वो जो है वो क्या किस तरह से कौन से सब्ज़ बाग दिखाए जाएं कि वो पाकिस्तान की तरफ? लेकिन आज तक सब्ज़ बाग तो दिखाए जाते रहे हैं, अब उन्हें कुछ साउंड काम करके दिखाने की ज़रूरत है। सब्ज़ बाग का वक्त गुजर गया है। इशू ये है कि आप किसी भी बैरून मुल्क सेटल्ड पाकिस्तानी से बात करें तो एक ही बात कहता है कि हमें इस मुल्क के ऊपर पाँव रखने के बाद हमें पूछता कोई नहीं है। आप उनका एयरपोर्ट
एयरपोर्ट के ऊपर उनसे होने वाले वाकयात का जायजा ले लें। जिस तरह हमारी ASF उनकी स्क्रीनिंग करती है, हमारे कस्टम हुकाम उनसे पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं, इसी तरह उनको इवन एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं लूट लिया जाता है। उसके बाद जब वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो होता क्या है कि उनकी जगह पे कब्जा हो जाता है, वो अदालतों के पास जाते हैं तो 20-25 साल अदालतों से फैसले नहीं होते। उसके बाद एक और अलमिया भी है, इन 70 लाख पाकिस्तानियों के पास इनके अपने नुमाइंदे होने चाहिए जो इनकी असम्बलीज में बैठे हों, क्योंकि ये 70 लाख पाकिस्तानी है, ये उनसे क्वेश्चन कर सकें और वो उनके नुमाइंदा जब पाकिस्तान की असम्बली में बैठा होगा जिसको उन्होंने डायरेक्टली इलेक्ट किया होगा तो वो नुमाइंदा उनकी आवाज उठाएगा, उनके कस्टम के मामला भी इशू सॉल्व होंगे, उनके रियल एस्टेट के प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे, उनकी दूसरी डिग्निटी बहाल होगी और उनके लिए फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी हुकूमत को। सही जी बहुत शुक्रिया रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान जो है कुछ ऐसे इकदाम करे कि आने वाले वक्त में जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ये पाकिस्तान में अपना जो है ज़र मुबादला लेकर आएँ, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को एक अच्छी सपोर्ट मिल सके। जी बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान अमजद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल रहमान अमजद साहब रॉयल न्यूज़ से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया, और हमेशा हम इनसे जो है एक्सपर्टीज़ लेते रहते हैं, इनकी सारी ओवरऑल जितनी भी सूरत हाल है उससे हम अपडेट होने के लिए इनकी माहिराना राय लेते रहते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अमजद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। एक दफ़ा फिर जाने से पहले आप लोगों को मैं मार्केट के हवाले से कुछ बताता चलूँ कि मार्केट में अब तक KSE 100 इंडेक्स में 13,764 पॉइंट पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, 99 पॉइंट इजाफे के साथ। 45 मिलियन शेयर्स का काम अभी तक देखने में आया है। टॉप लेवल जो पीक लेवल टच किया 13,821 का था, लोएस्ट लेवल जो टच किया 13,665 का था। टोटल 297 कंपनीज़ के शेयर्स में काम अभी तक देखने में आया है, जिनमें से 12 अनचेंज रहीं, 117 में मनफी रुझान देखा गया और 168 कंपनीज़ के शेयर्स में मुस्बत रुझान देखा गया। ये था आज का प्रोग्राम बिजनेस होराइज़न। आप अपना फीडबैक देना चाहें तो फेसबुक पर भी दे सकते हैं और आपको हमारा नंबर भी जो है स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, उस पर भी आप दे सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह ताला कल फिर आपके साथ इसी जगह इसी वक्त इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। थैंक यू। एक तो मैडम एक तो सर मेरे से इतना सड़ते हैं, इतना मेरे से सड़ते हैं। पहले ना NLE में इलेक्शन हुआ, हम दोनों